हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है। ठीक है। सभी लोग अपना आंसर देख लो। एक व्यक्ति का आंसर जो है इसमें थोड़ा ठीक था, वीआईपी का। बाकी आंसर मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे। और तुम अपने नंबर देख लीजिए। और तुम दीपक घर पे जाके लिखने का प्रयास करो थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि कभी तुम, मतलब तुमने कभी पेन पकड़ा ही नहीं है। पहली बार यहीं आके पेन पकड़ना सीखे हो। तो पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत है। खूब लिखो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, लिखना सीखो बैठ के। कंटेंट सीखो। सीखो, देखो इसका आंसर देखो, लेके सबके जो अच्छे लिखते हैं उनके आंसर लेके देखो आप। और लिखो। कुछ न सीखो, कम से कम तैयारी के दौरान इतना सीख लो कि हमने तैयारी किया था। है ना? क्योंकि अगर हम ये भी नहीं सीख पाएंगे तो फिर हमारे पढ़ने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये बात समझ लीजिए आप। और हम इसीलिए ये बात हमेशा कहते हैं कि पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए। बीच का रास्ता यहाँ नहीं है कि राम तुम भी सही, श्याम तुम भी सही। ये सब नहीं होता है। पढ़ना है तो डेडिकेशन दिखाइए, नहीं तो मत दिखाइए। हमेशा रिवाइज करके रखिए, कभी भी टेस्ट में ले सकता हूँ। ये नहीं है कि टेस्ट कोई निश्चित पैटर्न पे होगा। कभी भी टेस्ट हो सकता है। जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए। खोई हुई दिशाएं कहानी किस तरह की कहानी है? कोई बताए मुझे। किस तरह की कहानी, वो तो मैं भी जानना हो गई थी। कैसी कहानी है खोई हुई दिशाएं? किसकी है? कमलेश्वर की है। क्या है इसमें खोई हुई दिशाओं में? हम्म। ठीक है। एक दुनिया समानांतर में, समानांतर में खोई हुई दिशाएं हम लोगों ने कर लिया है। उसने कहा था, उसने उसने कहा था नहीं, ये तो एक और जिंदगी। उसने कहा था, ये किसकी है भाई? चंदर शर्मा गुल। बहुत बढ़िया। एक और जिंदगी। ठीक है। और ये क्या है? खोई हुई दिशाएं किसका है? कमलेश्वर का। और एक और जिंदगी किसका है? किसका है? बताइए। आप लोग को इतना नहीं, आप लोग खूब कहानी पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ किसी को पता ही नहीं। और ऐसे ही फिर लोग जाते हैं तो उनसे कोई पूछ देता है तो कहते हैं हमको कुछ नहीं आता। इसके अलावा यही सच है। जब पढ़ोगे तब दिमाग में कुछ रहेगा। हर कहानी में हमने बताया है कि उसकी संवेदना क्या है और उसका शिल्प क्या है। हर जगह यही देखना है, बस इसी पे मूल रहता है सारा। संवेदना, शिल्प। ये तीन कहानी बताई। यही सच में क्या हो गया था? यही सच। संवेदना और शिल्प। तो संवेदना शिल्प में आ जाइए सबसे पहले संवेदना पर। यही सच है। यही सच है। इसमें सबसे पहले संवेदना। आइए संवेदना में।
क्या लिखेंगे संवेदना में? इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो कहानी है यही सच, इसमें कई संभावनाएं हैं, कई संभावनाएं छिपी हुई हैं कहानी में। इसकी संवेदना में एक बात आपको समझना है कि कई संभावनाओं को यहां उभारा गया है, कई संभावनाओं को उभारा गया है। कौन सी संभावनाएं ऐसी हैं जिनको उभारा गया है भाई? अगर आप देखेंगे तो यही सच में नायिका कौन है? दीपा। दीपा के मन स्थितियों को दिखाया गया है कि दीपा बहुत कुछ अपने आप से बात करती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये इसने बहुत गलत किया। फिर भी उसके बाद उसके जीवन में कोई दूसरी संभावनाएं भी खड़ी होती हैं और फिर सोचती है कि अगर ये पक्ष भी मेरे साथ आ जाए। कौन है? निशीथ। और कौन है इसके अलावा? संजय। सच क्या है? संजय। भावना क्या है? निशीथ। तो व्यक्ति ऊपर से वो महिला है तो वो भावना की तरफ झुकेगी बार बार। भावना हमेशा जो बुद्धि से मजबूत होती है, लेकिन भावनाओं के साथ हर व्यक्ति नहीं चल सकता। तो यहां आप देखेंगे कि कहानी में एक तरह की भावना और यथार्थ के मध्य एक संघर्ष दिखता है। ये यथार्थ है और ये भावना है, इनके मध्य एक संघर्ष दिखाई देता है। पूरी कहानी का सार यही है, संघर्ष है जो दीपा का। अगर निशीथ को देखोगे तो वो रोमानियत भरा प्रेम है उसका, टीनेजर का जो प्रेम होता है उस तरीके का प्रेम है। लेकिन वो इतना गहरा था कि एक रिसर्च करने के बाद भी जब दीपा उसके सामने खड़ी होती है तो सारे बैरियर टूट जाते हैं। उसने जितने बैरियर अपने जीवन में बना रखे थे कि मैं केवल तुम्हारी हूं संजय और ये सारी चीजें, वो सब टूट गई। लेकिन वहां पर फिर जो निशीथ वो भावना से निर्णय नहीं ले रहा। इसमें यह दिखाया गया है कि एक महिला की भावना एक पुरुष की भावना से ज्यादा गहरी होती है और ज्यादा जुड़ाव रखती है। ये जैसे पहले थे वैसे ही बाद में दिखाई देते हैं। संघर्ष बेसिकली दीपा का है, यह दिखाया गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस कहानी में कई प्रकार का मानसिक द्वंद्व दिखता है और खास तौर से मानसिक द्वंद्व किसका है? दीपा का। क्या दिखता है? मानसिक द्वंद्व। और इसी मानसिक जो द्वंद्व के बाद ही एक सच्चाई सामने आती है। क्या सच्चाई सामने आती है? प्रेम चाहे जितना भी गहरा हो वह विचलनहीन नहीं हो सकता। प्रेम चाहे जितना भी गहरा हो वो विचलनहीन नहीं हो सकता। एक बात यहां पे और ऐड करेंगे, प्रेम चाहे जितना गहरा हो वह विचलनहीन, मतलब उसमें विचलन नहीं, उसमें फ्रिक्शन नहीं हो सकता, विचलनहीन नहीं हो सकता। मानसिक द्वंद्व तो एक अलग चीज है कि मानसिक द्वंद्व तो है ही है। मतलब अगर आपका प्रेम चाहे जो जितना भी गहरा हो, उसमें विचलन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं होगा, इधर उधर नहीं करेगा व्यक्ति, विचलन नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सच दिखाया गया है वो शहरी जो मध्यम वर्ग की प्रेम दृष्टि है उसी को दिखाया गया है। शहरी मध्यम वर्ग की प्रेम दृष्टि, शहरी मध्यम वर्ग की प्रेम दृष्टि को सत्य दिखाया गया है।
इसका मतलब क्या है भाई? कि शहरी जो दृष्टि है प्रेम की वही सही है। जैसे दीपा कानपुर में रहती है, संजय के साथ उसका जो प्रेम है वो शहरी मध्यम वर्ग की प्रेम दृष्टि से संयुक्त है ना? और शहरी मध्यम वर्ग के प्रेम को ही सत्य दिखाया गया है, रोमानियत वाले प्रेम को सत्य नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब छायावादी प्रेम बहुत अच्छा इस रचना में नहीं दिखता। छायावादी प्रेम का मतलब क्या होता है? नोस्टाल्जिक कोई नजरिया हो, एक अलग तरीके का नजरिया। कुछ लोग का प्रेम प्रेम नहीं होता है, कल्पनाएं ज्यादा होती हैं। हाँ, तो वो प्रेम अलग है। और यहां पर अगर आप देखेंगे यही सच है का मतलब यही है कि जो शहरी मध्यम वर्ग का प्रेम है वही सच है, वास्तविकता वहीं पर है। इसके अलावा वास्तविकता आपको नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर आप देखें तो जो दीपा है उसकी मनस्थितियों को देखें तो दीपा शहरी प्रेम के ऊपर बहुत अपने आप को प्रतिबद्ध बताती है कि मेरा प्रेम संजय है। लेकिन जब शहरी प्रेम के प्रति इतनी प्रतिबद्धता है तो वो निशीथ के सामने जब पहुंचती है तो उसका प्रेम जो शहरी मध्यम वर्ग से साथ है जुड़ा हुआ, वो प्रेम क्यों दरकने लगता है, क्यों टूटने लगता है? क्योंकि यहां ये लेखिका ये समझाना चाह रही हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन गहरे पुराने संबंध हो तो उनके सामने आने के बाद पुरुष हो या नारी, उसके जो भाव होते हैं वो टूटने लगते हैं। उसने चाहे जितने वादे यहां किए हों, वो वादे उनके सामने आते ही टूट जाते हैं। ये है यहां पर, इसीलिए दीपा के अंदर विचलन दिखता है, क्योंकि यहां प्रेम नहीं है। यहां समझना पड़ेगा, संजय एक सिक्योरिटी है उसके लिए। क्या है संजय? एक सुरक्षा है। आज के समय में लोग प्रेम इसीलिए करते हैं कि थोड़ा सिक्योरिटी भी रहे। क्यों भाई? ऐसे लड़कियों का प्रेम अगर इस समय का अगर आप देखेंगे, जो शहरों का प्रेम है उसमें ये वाला पक्ष ज्यादा जुड़ा हुआ, सिक्योरिटी वाला। अगर शादी नहीं हुई है, आना जाना भी है, तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो साथ जाए साथ आए, एक सिक्योरिटी पर्पज। यहां शहरों का प्रेम ऐसा ही है, भावना नहीं हुआ। यहां पर संजय इसलिए जो दीपा की पसंद है कि ठीक है कोई नहीं है तो कम से कम ये है जो घूमना टहलना और इधर उधर जाना आना, लेकिन भावना वास्तव में वहां जुड़ी है। वहां भावना है तो वो सुरक्षा नहीं दे रहा, इसलिए समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो जो पुराने संबंधों के सामने पड़ने पर किस तरीके से, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, कैसे अपने भावनात्मक जीवन को जीता है, इसे भी दिखाया गया है। और जो लोग ये सोचते हैं कि व्यक्ति का प्रेम अटूट और विचलनहीन होता है, वो लोग बहुत ठीक नहीं सोचते। कुछ लोग कहते हैं हमारा प्रेम बिल्कुल तुम्हारे प्रति है कि इसमें कोई विचलन नहीं होता। लेकिन इस रचना में यह दिखाया गया है कि प्रेम किसी एक के प्रति पूरी तरह से नहीं हो सकता, ये काल परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक से एक लोगों के शादी विवाह हुए, उसके बाद फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए। भैया वो प्रेम शादी हो या ना हो एक अलग का विषय है। अगर यूरोप का इतिहास देखोगे, यूरोप में देखोगे तो ये सारी चीजें हैं, अट्रैक्शन, और उस अट्रैक्शन में फ्रिक्शन ऑफ टाइम में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां यही लेखिका दिखाना चाह रही मन्नू भंडारी कि कोई भी प्रेम अटूट नहीं होता और विचलनहीन नहीं होता। इसको भी नोट करिए कि कोई भी प्रेम, अभी आपने लिखा प्रेम चाहे जितना भी गहरा हो वो विचलनहीन नहीं हो सकता। एक बात तो ये है। एक बात अब क्या लिख रहे हैं कि कोई भी प्रेम चाहे
जितना गहरा हो उसमें विचलन भी दिखाई दे सकता है, विचलन भी दिखाई देता है। ये हम जो दीपा के संदर्भ में समझ सकते हैं। क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि प्रेम अटूट है, उसमें विचलन नहीं होता, वो ठीक नहीं मानते। उनको पता नहीं है कि भावनाएं क्या चीज होती है। दीपा की मन स्थितियां इसी चीज को सामने रखती है। जो दीपा की मन स्थितियां हैं वो इसी चीज को सामने रखती है। दीपा की मन स्थितियां, दीपा की मन स्थितियां इस बात का एक प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि प्रेम में विचलनशीलता होती है। अगर परिस्थितियां घूम जाएं तो वो स्थितियां बनेंगी। ठीक है। ठीक है। क्या कहती है वो जो दीपा? विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार सच है। ये एक बात को इसको दिखा रहा है कि हमारा तुम्हारा प्रेम में कोई विचलन, प्रेम में विचलनहीनता नहीं होती, प्रेम विचलनशील नहीं है। हमारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा प्यार सच है। हमारा तुम्हारा प्यार सच है। हमारा तुम्हारा प्यार सच है। इसके बाद निशीथ का प्यार, निशीथ का प्यार भ्रम है। निशीथ का प्यार भ्रम या छल मात्र है। भ्रम या छल मात्र है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात अगर देखें कि मैं उसे यह बता दूंगी कि मैं बहुत जल्दी संजय से विवाह करने वाली हूं। मैं उसे यह बता दूंगी कि मैं बहुत जल्द संजय से विवाह करने वाली हूं। विवाह करने वाली हूं। मैं उसे बहुत जल्द बता दूंगी कि मैं संजय से विवाह करने वाली हूं। डैश 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 अभी तक निश्चित ने विवाह क्यों नहीं किया? अभी तक निश्चित ने विवाह क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? करे न करे मुझे क्या? करे, हाँ, करे न करे, हाँ हाँ। कुछ लोग बहुत भावुक होते, भोले होते। उसी में एक हमारे शिष्य हैं, ये दीपक जी। इस जगह आपको विचलनशीलता दिख रही नहीं दिख रही? कि प्रेम अटूट, इसमें विचलनशीलता है। प्रेम का जो अटूट बंधन है वो भी यहां पर आपको थोड़ा सा जो कमजोर दिखेगा। जब आप इस कहानी को अपने से पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि क्या मामला है। ठीक है। इसके अलावा
इतना हो गया। अगला पॉइंट, इसमें लेखिका ये भी दिखाना चाह रही हैं कि जीवन की रोमानी भावनाओं और जीवन की सुरक्षाओं में किसका महत्व ज्यादा है। जीवन की रोमानी भावनाओं, जीवन की रोमानी भावनाओं, जीवन की रोमानी भावनाओं और जीवन की सुरक्षा की भावनाओं में किसका महत्व ज्यादा है, किसका महत्व ज्यादा है। देखो, रोमानी भावनाएं कभी छूटती हैं नहीं, हर व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं होती हैं। कुछ लोग उसको जो दबा देते हैं, और जो कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाते, इसलिए वो बदनाम भी हो जाते हैं। होती सब में है। तो लेखिका यहां पे ये बताना चाह रही हैं कि दीपा को जो सुरक्षा संजय से मिल रही है, उस सुरक्षा के कारण ही वो उसके तरफ है। लेकिन प्रेम उसे महसूस होता है जब वो निशित को देखती है। संजय को देखने से उसको बहुत ज्यादा प्रेम नहीं महसूस होता, उसको देखने से उसको सुरक्षा महसूस होती है कि हाँ ठीक है, ये सिक्योरिटी गार्ड मेरा अच्छा है। लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो वो हमेशा निशित के पक्ष में झुकी। एक बार भी निशित जो है कलकत्ता में अगर ये बोल देता कि नहीं शादी करना है, तो संजय का पता ही नहीं चलता कहां गए संजय। लेकिन अपना जो निशित है वो भी पुराना खिलाड़ी है, उसके ऊपर भावनाओं का असर ही नहीं होता। वो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो ज्यादा बुद्धिजीवी होगा उसके ऊपर भावनाओं का असर नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में भावनाओं का महत्व नहीं है, वहां एक संबंध, एक उपयोगिता के आधार पर है। आ लिव इन रिलेशनशिप क्या है? एक उपयोगितावादी तो संबंध है, बाद में कोई किसी को नहीं पहचानता, बाद में कोई किसी को नहीं पहचानता, वो अपने जीवन में है व्यस्त और वो अपने जीवन में व्यस्त है। आज के समय में जो बड़े बड़े संस्थान है या बड़ी सोच में, जिसको आप बहुत ऊपर की सोच कहते हो, उस जगह ये सब चीजें बहुत कॉमन सी हैं। इंजीनियरिंग में चले जाइए या जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहां पर जो थिंकिंग के नाम पर, आइडियोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं है, कोई विवाह संबंध को नहीं मानते। मार्क्सिस्ट में तो वैसे भी अगर आप मार्क्स की थ्योरी में देखें तो वहां पे विवाह मानते ही नहीं है, मानते हैं कि विवाह शोषण का माध्यम है, इससे अच्छा स्त्री को मुक्त रहना चाहिए, अपने आप को आर्थिक स्तर पर सक्षम कर ले, जैसे पुरुष रह रहे वैसे वो भी रहे। आकर्षण इसीलिए करता है कि जब ऐसे संस्थाओं में जब लड़कियां पहुंचती हैं तो उनको ये विचार बहुत ज्यादा अपील करने लगता है, और जब अपील कर जाता है तो वो भी उसी मुक्ति की बात करती हैं कि हमें क्या चाहिए, आजादी। ये नारे वहीं से उठते हैं। ये बात आपको यहां समझनी पड़ेगी कि जो सिक्योरिटी है वो संजय से है और प्रेम वो निशित के प्रति रखती है। लेकिन जीवन तो भाई जो जीवन है, इसकी कुरूपता, इसकी समस्याएं कोरी भावनाओं से तो पूरी होगी नहीं। कई दिन कोई रोएगा किसी के लिए, और कितना रोएगा? उसको तो एक दिन खाना भी तो चाहिए। तो यहां यह दिखाया गया है कि रोमानियत चाहे जितनी ज्यादा हो, लेकिन वो हमारी सुरक्षा से बढ़कर नहीं। हाँ, वो सुरक्षा से बढ़कर नहीं हो सकता। कहानी के कुछ वाक्यों को अगर देखें तो बार बार लेखिका ये दिखाना चाह रही है कि भावना मूलक है, मतलब दीपा भावना को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती है, भावना मूलक है ये पूरी कहानी। भावनाओं को बहुत ऊपर रखा गया, बुद्धि को नीचे रखा गया, लेकिन उसके बाद भी भावनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। मतलब लेखिका का ये अप्रोच है कि अगर भावना मूलक जो प्रेम हो तो उसको ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। अगर जो सुरक्षा मूलक प्रेम है तो उससे ज्यादा वरीयता भावना मूलक जो प्रेम को होनी चाहिए। अगर निशित हां कर देता तो वो विवाह ज्यादा बढ़िया था। तो यहां लेखिका का अप्रोच ये भी है।
ठीक है। इसके अलावा मनोविज्ञान, इस कहानी में मनोविज्ञान का बड़ा सूक्ष्म वर्णन हुआ है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का सूक्ष्म वर्णन, मनोविज्ञान का सूक्ष्म वर्णन आपको दिखाई देगा इसके संवेदना में। कैसे? लेखिका यह दिखाती है कि प्रेम और जो घृणा के भाव एक दूसरे के विरोधी होते हैं। क्या होते हैं? प्रेम और घृणा। प्रेम और घृणा एक दूसरे के विरोधी भाव हैं, एक दूसरे के विरोधी भाव हैं। लेकिन उसके बाद भी थोड़े समय के अंतराल में कैसे जो घृणा का भाव प्रेम में बदल जाता है, यह भी लेखिका दिखाती है। कुछ अंतराल पर ही जो घृणा का भाव है, जो घृणा का भाव है वो प्रेम में बदल जाता है, प्रेम में बदल जाता है। मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा। मैं निशीथ को बता दूंगी कि मैं जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भुला चुकी हूं, और यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूं और इस जिंदगी में कभी उसे माफ नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात जो बोल रही हैं दीपा बोल रही हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रही हैं? यह सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया। मैं जानती हूं कि जब निशीथ बगल में बैठा हो तो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं उसके साथ बही जा रही हूं अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। ठीक है, एक बार फोन देना उसको, या तो उठा के बात करो। अवांछित दिशाओं की तरफ मतलब जो आगे बढ़ती जा रही हो। इसका मतलब क्या है कि कुछ अंतराल पर ही उसके अंदर जो घृणा का भाव है और थोड़े ही अंतराल पर उसके अंदर प्रेम का भाव आ जाता है। ये उसकी गलती है नहीं बेसिकली। जिससे व्यक्ति बहुत प्रेम करता है उसी से सबसे ज्यादा घृणा भी करता है। जिससे बहुत अच्छी दोस्ती होती है उसी सबसे ज्यादा दुश्मनी होती है। इमली का बूटा बेरी का पेड़, चल घर जल्दी हो गई देर। जानी दुश्मनी उसी से होती है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम हो। इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। जो घृणा जिससे बहुत ज्यादा करता है, इसका मतलब ये है कि उससे एक समय बहुत प्यार करता रहा होगा, फिर वो देखना नहीं पसंद करता उसको। कह देगा उसकी गाड़ी में आग लग जाती तो बहुत बढ़िया था। क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि एक अंदर से आदमी को क्रोध होता है। तो ये चीज इसको भी यहां पर वो दिखाती है। 3 वर्ष से अलग हैं जो दीपा वो निशीथ से। उसके बाद कुछ ही क्षणों में जैसे ही निशीथ सामने आता है, वो सारी स्मृतियां जो पीछे के सालों में बीती थी वो सब कुछ उसको याद आ जाती है। और उसके जीवन में एक ऐसा वो सुनामी आता है, तूफान आता है कि उसके सारे जो तटबंध उसने बना रखे थे कि मैं तुमसे घृणा करती हूं, सारे तटबंध टूट जाते हैं और बाढ़ सी आ जाती है हृदय में। ये सारा जो है वो बिंब मैं बना रहा हूं अभी, कि उसके हृदय में जो भी उसने तटबंध बना रखे थे कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, इतना बड़ा मक्कार है, और उसी मक्कार के चक्कर में फिर फंस गई। ठीक है, अब और वहीं ये दिखाया गया है कि जो महिला के तो सारे तटबंध टूट जाते हैं, लेकिन जो पुरुष है वो तटस्थ है। ये बड़ा खतरनाक है। पुरुष तटस्थ है, उसके ऊपर कोई असर नहीं।
यहाँ एक तरफ जो है वो तूफान आ गया या सुनामी आ गई या बाढ़ आ गई, इनके तरफ कुछ नहीं हुआ, ये तटस्थ है, ये सूखे में है, इनकी जमीन बंजर है। हाँ, इनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसी बात को ये दिखाया गया कि नारी और पुरुष की भावनाओं में कितना अंतर है। नारी और पुरुष की भावनाओं में कितना अंतर है कि जो नारी की भावनाएं वो अलग हैं और पुरुष की भावनाएं अलग हैं। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि जब वो कलकत्ता जाती है तो उसके सामने स्थितियां कैसी कैसी बनती हैं। एक जगह जब वो ट्रेन पे बैठती है तो आता है निशित उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे, कहता है चलो मैं छोड़ आता हूं तुमको। तो जब वो पहुंचता है रेलवे स्टेशन, जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो उसके साथ आगे बढ़ने लगता है, कदम से कदम बढ़ाकर। फिर वो धीरे से, ऐसे नहीं होता कि कोई जब जाता है तो हाथ रख देता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, वो ऐसे हाथ रख देता है। लेकिन उस हाथ रखने से जो दीपा के मन में ये बात आती है कि ये जो है अभी भी मुझसे प्रेम करता है, कुछ नहीं कह रहा है वो। लेकिन यहाँ पे मनोविज्ञान का इतना तगड़ा प्रयोग किया है लेखिका ने, ये दिखाने का कि एक व्यक्ति से अगर आपका गहरा जुड़ाव है तो उसके हल्के से भी कुछ करने से आपके मन में अलग अलग भावनाएं आ जाएंगी। तो फिर वो क्या कहती है, वो अंदर ही सोच रही है कि विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी एकमात्र तुम्हारी यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण, यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब ये जा रही हैं कलकत्ता से कानपुर। यही बात अभी जो आपने समझा, इसी चीज को यहां मैं समझा रहा हूं इसी एग्जाम्पल से। प्रेम अटूट और विचलनशील नहीं होता, ये एक बात कही गई। लेकिन दूसरी ही बात में यह कहा गया कि प्रेम अटूट नहीं हो सकता। मनोविज्ञान ये कहता है कि वैसी भावनाएं, वैसा कोई पुराना संबंध जहां पर आपका गहरा लगाव है, वो सामने आ गया तो सारे तटबंध टूट जाएंगे। और खास तौर से अगर कोई महिला है तो उसके सामने तो ये प्रश्न और ज्यादा गहरा हो जाएगा। पुरुष तो वैसे भी वो जड़वत बना रह सकता है कि उसके अंदर भावनाएं उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ये हो गया इसका जो संवेदना पक्ष। शिल्प पक्ष, क्या है शिल्प पक्ष में? डायरी शैली का प्रयोग किया गया यहां। डायरी शैली मतलब कि एक किसी व्यक्ति की डायरी ली गई, उसके कुछ पन्नों को आधार बनाकर कहानी को लिखा गया है। ठीक है, और ये डायरी 3 हिस्सों में बटी हुई है। कहां कहां? पटना, कानपुर और कलकत्ता, ये 3 हिस्से हैं। डायरी शैली में है, कहानी में आप देखेंगे ये सारी, और इसमें उत्तम पुरुष शैली में इसको रचा गया है। उत्तम पुरुष शैली में रचा गया है। उत्तम पुरुष शैली में रचा गया है। उत्तम पुरुष शैली में रचा गया है। और जो प्रमुख चरित्र कौन है? वो दीपा है। उसे मैं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दीपा मतलब मैं, उसे मैं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डायरी शैली की विशेषता क्या होती है? डायरी में जब कोई व्यक्ति लिखता है ना, तो अपने बारे में वो बहुत, एक तो सीक्रेट बेस पे रखता है उसको कि कोई जल्दी मिले ना, और अगर मिले तो हमारे मरने के बाद ही मिले। कुछ लोग, डायरी लिखना आसान काम नहीं है।
डायरी मान लीजिए कि अगर आप बहुत सच्चाई से लिखते हैं और किसी के हाथ लग गई तो फिर जीवन ही बर्बाद कर देगा अगर कोई गड़बड़ आदमी। इसलिए डायरी लिखना आसान नहीं है ना, अपनी सच्चाई लिख देना वो ये बहुत आसान नहीं होता है। आप जीवन की छोटी बड़ी बातें सब लिखें, कुछ लोग लिखते हैं डायरी, और डायरी लिखने में ये बात ध्यान रखी जाती है कि पूरी ईमानदारी रखी जाए। तो आप देखेंगे कि जो बाहरी जीवन में जो बातें हम नहीं कह सकते हैं लोगों के बीच, वो सारी बातें अपनी डायरी में लेखनीबद्ध हम जरूर कर सकते हैं कि उसने साथ मेरे साथ ऐसा किया, मैं इतनी आहत हो गई या मैं इतना आहत हो गया। तो ये सारी चीजें रहती हैं। इसीलिए दीपा का जो चरित्र है उसने कहा था, अगर आप देखेंगे कि यही सच में दीपा के चरित्र में मनोविज्ञान बहुत अंदर तक उतर गया है, क्योंकि उसने स्वयं अपने बारे में लिखा है तो सारी बातें साफ साफ दिखती हैं इस कहानी में। इसलिए तो लेखिका इसलिए इस बात को बहुत बेहतर रख पाई है। ठीक है, साफ गोई का परिणाम है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दीपा का चरित्र नैतिक नहीं था। कुछ समीक्षक ये आरोप लगाते हैं कि दीपा का चरित्र नैतिक नहीं है। मतलब उसके अंदर नैतिकता नहीं है, ठहराव नहीं दिखता। अच्छा, एक बात ये बताइए कि इसमें जो संजय का चरित्र है और जो निशीथ का चरित्र है, उनके अंदर की भावनाएं नहीं निकल पाई हैं। संजय और निशीथ, इन दोनों के अंदर की भावनाएं नहीं सामने आ पाई हैं। भावनाएं केवल जो वो दीपा की सामने आई है, क्योंकि उसकी डायरी से लिखा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि संजय और निशीथ के वही पक्ष सामने आ पाए हैं जो बाहरी जीवन में वो दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो लेखिका यहां पर साफ गोई दिखाना चाह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति साफ तरीके से अपनी बातें रखे, ईमानदारी से अपनी बातें रखें, तो वहां ये सारी चीजें निकल के आएंगी। इनके आधार पर हम किसी की नैतिकता और अनैतिकता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो हमाम में सभी के सभी वैसे ही हैं। एक कहावत है ना कि हमाम बेसिकली हर व्यक्ति वैसा ही है। जिसकी बातें सामने आ जाती हैं तो उसके ऊपर बड़े आरोप लग जाते हैं, जिसकी बातें सामने नहीं आती उसके ऊपर कोई आरोप नहीं। यही तो बात है। तो यहां ये चीज भी सामने आती है कि निशीथ की कोई बात सामने नहीं आई, संजय की कोई बात सामने आई, इसलिए संजय और निशीथ एकदम साफ बचे रह गए। और दीपा की बात एकदम सामने आ गई तो उसके ऊपर यह आरोप लग गया कि वो नैतिक नहीं है। भावना है तो नैतिकता नहीं। इसके अलावा इसमें चेतना प्रवाह शैली का प्रयोग किया गया। चेतना प्रवाह शैली, चेतना प्रवाह शैली का प्रयोग किया गया। इसका मतलब क्या है कि चेतना हमारी क्या होती है कि हमारे अंदर की भावनाएं, चेतना में जैसे धीरे धीरे जो बदलाव आते हैं, क्षण क्षण पे हमारी जो चेतनाएं बदलती हैं, हर क्षण, एक है ना गाना, हर क्षण धूप कहीं छांव सी बदल रही जिंदगी, कल हो न हो, ऐसा कुछ गाना है। तो क्षण क्षण जो हमारे भीतर जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को दिखाया गया है, और ये बदलाव वो दीपा के माध्यम से साफ साफ दिखता है। तो चेतना प्रवाह शैली ये है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो उसकी जो नीली साड़ी पहनती है, जब वो निशीथ से जब वो मिलने जाती है कलकत्ता में एक जगह, तो वहां वो नीली साड़ी पहन के जाती है, और नीली साड़ी पहनती है, और जब टैक्सी में बैठती है तो उसकी मन स्थितियों को इस तरीके से दिखाया गया है कि वो चेतना प्रवाह शैली का बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। कपड़ों का पहनना भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। कपड़े भी उसी तरीके से पहने जाते हैं जैसी भावनाएं रहे, कि कपड़े ये फील करा दे कि हम क्या बताना चाहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है वैलेंटाइन डे के कपड़े जब लोग पहनते हैं,
तो चेतना प्रवाह शैली का मतलब हमारे मन में क्या है कि बहुत सारी बातें लोग नहीं कह पाते हैं, उसको अप्रत्यक्ष रूप से कह देना, यह है चेतना प्रवाह शैली। ठीक है। इसके अलावा यहां आप देखें तो नई कहानी की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। नई कहानी की सभी विशेषताएं नई कहानी की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। क्या विशेषताएं हैं? जैसे अगर हम कहें तो घटनाओं तथा वर्णनों की बहुत ज्यादा अधिकता नहीं है, कमी है। क्या है? घटनाएं और वर्णन की अधिकता नहीं है, यह है नई कहानी की विशेषता। और इस जगह भी आपको नहीं दिखाई देगी कि घटनाएं और वर्णन आपको अधिक नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा कथानक का विन्यास टूटा हुआ दिखाई देगा, इस जगह भी देखेंगे कथानक टूटा हुआ है। मतलब अब आपको एक बात यहां और समझनी है कि नई कहानी की विशेषताएं क्या होंगी? घटनाएं के वर्णन कम हो, एक तो घटनाएं कम हो, वर्णन कम हो, कथानक टूटा हुआ हो, ये सब क्या है? नई कहानी की विशेषताएं हैं। अब प्रश्न आ गया कि नई कहानी की विशेषताओं पर टिप्पणी करिए, तो अब इसी पे समझना पड़ेगा। कुछ चीजें अप्रत्यक्ष रूप से अंदर होती हैं छिपी। ठीक है। ठीक। इसके अलावा दीपा के चेतन और अवचेतन मन के संघर्ष को दिखाया गया। दीपा के चेतन और अवचेतन मन के द्वंद्व को दिखाया गया है। दीपा के चेतन और अवचेतन मन के द्वंद्व को दिखाया गया। इसके अलावा ये जो भी समस्याएं आपको दिख रही हैं, ऐसी और भी कहानियां हैं जो आपको एक दुनिया समानांतर में दिखाई देंगी। एक कहानी है मेरा दुश्मन, उसमें भी यही इसी तरह की भावना है। सबसे बड़े दुश्मन तो अपने खुद हैं। शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा शत्रु कौन? कहे निज इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियां। भैया सारा संघर्ष तो आप ही अपने आप से करते हैं। दुश्मन है तुम्हारा मन। हमारे भीतर ही राम रावण दोनों बैठे हुए हैं। राम को बढ़ाना है कि रावण को बढ़ाना है, ये आप अपने हिसाब से नहीं करते, आपका मन करता है। मन अगर आपका जो अत्याचारी हो गया तो किसी की हत्या कर दोगे। आप देखिए ना कि आप ऐसे समझिए कि आप आते हैं, आप बिल्कुल मुक्त घूम रहे हैं। आप ही जैसे ऐसे मानव हैं जो पुलिस की वैन में बैठे, उनको 3 लेयर में बंद करके रखा गया। क्यों? मन ना, मन हमारा कंट्रोल, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। जितने भी जो गलत काम है, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार, जो भी काम गलत हैं, उनका मन से वो लोग बहुत सीखे। मन बड़ा खतरनाक है। मन को जिसने मार दिया वो बुद्ध हो गया। मन नहीं मारा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मन पे कंट्रोल करने की बात है। इसी लोग कहते हैं मन का बढ़ना ठीक नहीं। कुछ लोग होते हैं मन बढ़, क्या होते हैं? और जो मन बढ़ होते हैं फिर हो जाते हैं गुंडा। क्या हो जाते हैं? हाँ, और वो इलाहाबाद में फिर घूमते हैं। हम लोग देखे ना इलाहाबाद में गुंडा, खूब गुंडे घूमते थे। और जब पुलिस मारना शुरू करती थी तो बड़े बड़े घर के लोग जब पिटते थे, पुलिस मारते हुए ले जाती थी मन बड़ों को। तो मन बढ़, इसीलिए सबसे बड़ी शत्रु कौन है? अपना मन। मन से बड़ा कोई शत्रु इस समय हुआ ही नहीं दुनिया में। इसीलिए मन पे जिसका नियंत्रण है, महान लोग वही बने। आईएएस भी बनना है, आपका मन ही कंट्रोल नहीं। आईएएस हो गए फिर कंट्रोल नहीं हुआ, फिर आपको ये लग गया कि अब तो हम बहुत बड़े तोपची हो गए, अगले दिन जेल चले जाएंगे। अब
ऐसे लोग, बहुत सारे लोग जेल गए हैं। आईएएस की परीक्षा टॉप करने वाला व्यक्ति जेल चला गया थोड़े समय बाद। क्यों? मन बढ़ जाता है ना, हमारे हमारे जैसा कौन, हमसे बड़ा तोपची कौन, इनको मैं उड़वा दूंगा, इनको मरवा दूंगा, उसी में फंस गए। मन बड़ा खतरनाक है। अब जब मन वाला हाथी झूमने लगता है तो जब तक किसी को मारता नहीं है तब तक वो मानता नहीं। ऐसे आपको शराब पीने पे जितना नशा होगा उससे बहुत ज्यादा नशा मन के बढ़ने पे हो जाता है। वो भी एक नशा है, मन का नशा। ठीक, अगली कहानी पे चलेंगे, मछलियां। नाम बड़ा अच्छा है, ऊषा, ऊषा प्रेमवदा। ऊषा प्रेमवदा की कहानी है मछलियां। बहुत शानदार कहानी है मछलियां। एक छोटी मछली है और एक बड़ी मछली। अब हमको पता नहीं है कैसे कैसे बनती है मछली। अब जो बड़ी मछली है वो इसको खा जाएगी। क्या करेगी? इसी को कहते हैं मत्स्य न्याय। इसी पे ये पूरा है कहानी। बड़ी मछली छोटी मछली को देखना नहीं पसंद करती, ऐसे ही बड़ा आदमी छोटे आदमी को देखना नहीं पसंद करता। जैसे बलबन, बलबन कहता है छोटे आदमी को मैं देखता हूं मेरा खून खौलने लगता है, मन करता है कितना जल्दी काट दूं उसे। बलबन के साथ उसका राजत्व तो अपने आप में, अगर आप देखें दिल्ली सल्तनत में जितने सुल्तान हुए सबसे खतरनाक बलबन। कहा मेरा खून गर्म हो जाता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं निम्न कुल उत्पन्न लोगों को देखता हूं, वो खुद भी निम्न कुल का था। मैंने इसके पहले भी आपको एक बार बताया था कि अगर कोई बहुत जो नीचे के समुदाय से ऊपर जाता है तो वो भी अपने ही समुदाय में वो भी सामंत बन जाता है। वो अपने समाज में एक तो कुर्सी अलग लगा के बैठेगा, कहे चलो नीचे बैठो, हमारी बराबरी करते हो, बैंक मैनेजर हैं तुम, अभी खेत से मजदूरी करके आ रहे हो। वो शिक्षा देने लगता। मत्स्य न्याय क्या है? एक नियम है कि जो बड़ी मछली होगी, जो ताकतवर होगी, वही राज करेगी। मछलियां कहानी बड़ी शानदार कहानी है फिलॉसफी की दृष्टि से। ये मतलब एक आपको जीवन का दर्शन समझा देगी। छोटी मछलियां बड़ी मछलियों के रहते नहीं पनप सकती, उसे खा जाएगी। लेखिका उषा प्रेमवदा यह दिखाना चाहती हैं कि चाहे कोई गांव हो, विकसित देश हो, कोई समाज हो, कोई शहर हो, सब जगह, चाहे वो प्रेम की दुनिया हो, चाहे वो संघर्ष की दुनिया हो, सब जगह मत्स्य न्याय है। चाहे प्रेम, चाहे राजनीति, चाहे समाज, सब जगह मत्स्य न्याय है। जो शक्तिशाली है वही, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, वीर भोगे वसुंधरा, यहां पर भी वही बात है। लेखिका ये दिखा रही हैं कि कोई देश हो, विदेश हो, विकसित देश हो, चाहे गांव हो, कुछ भी हो, सब जगह यही चलता है। मछलियां जो कहानी है, इसमें एक महिला है जिसका नाम है विजी। क्या नाम है? विजी का मतलब है विजय लक्ष्मी, शॉर्ट नाम है उसका विजी। और एक व्यक्ति है नटराजन। ये हैं बेसिकली, आप इनको जो नायक मान सकते हैं, और ये जो विजी हैं आप इन्हें नायिका मान लीजिए तो अच्छा रहेगा। एक दुनिया समानांतर में जो भी कहानियां हैं वो मध्यम वर्ग की चेतनाओं से ही भरी हुई हैं, उन्हीं के प्रेम की आकांक्षाओं को भी प्रदर्शित करती। तो अगर आप देखेंगे कि यहां पर विजी और नटराजन के बीच कैसे संबंध हैं, और एक विजी अमेरिका में रहती है, विजी
ये जो विजय लक्ष्मी है ये अमेरिका में रहती है। कहाँ रहती है? यूएस से। और ये कुछ समय के बाद इंडिया वापस आती है, तब यहीं पे जीवन उसका बदलता है। ये जो अमेरिका में रहती है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है भाई? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े सेना नायक थे, उन्हीं के नाम पर यह राजधानी बनी है। ठीक है, वाशिंगटन में रहती है और वहां एक उसने नाटक देखा था। किसने देखा था? विजय लक्ष्मी ने। क्या नाटक देखा था? छोटी मछली बड़ी मछली का एक नाटक था कि छोटी मछलियां थीं और बड़ी मछलियां थीं, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती जा रही थी। तभी से कभी कभी मैं सोचती हूं कि क्या छोटी मछली उलटकर वार नहीं कर सकती? यही है कहानी का मर्म। मतलब छोटी मछली अगर उलट के इसके ऊपर वार कर दे, यही है कहानी मछलियां। विजी संघर्ष करने वाली महिला, वो शिकार नहीं बनना चाहती है। अगर शिकार हो रहा है तो संघर्ष होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि जो बड़ी मछली है वो खाती रहे। तो एक संघर्ष की चेतना को यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया। तो इस पूरी कहानी का बीज कथन यही है, मूल कथन यही है कि संघर्ष, कि छोटी मछली भी उलटकर वार करे, छोटी मछली भी उलटकर वार करे। ठीक है, क्या होता है यहां पर? जो विजी है, जो विजय लक्ष्मी है, वो एक छोटी मछली है और उसका प्रेम हथिया लिया जाता है। अब देखिए यहां पर किसके द्वारा? विजी जो है वो छोटी मछली है, ऐसे ही कर लो, छोटी मछली। बड़ी मछली, यहां पर एक महिला जिसका नाम है नयनतारा। नाम रखने के लिए आपको यहां खूब नाम मिलेंगे। नयनतारा, हाँ, नयनतारा का नाम है मुकी। शॉर्ट फॉर्म क्या है? मुकी। ये बड़ी मछली है और नयनतारा जो है ये उसके प्रेम को हथियाने का प्रयास करती है। कौन है प्रेम भैया? नटराजन। नटराजन को नयनतारा अपने पक्ष में कर रही है। बेसिकली नटराजन का भी प्रेम जो है वो विजी से ही है, लेकिन ये जो मुकी है, जो नयनतारा, ये ऐसा उसको करने नहीं दे रही है। ठीक है, और विजी के मन में नटराजन के छीनने के कारण, कि मतलब ये जो मुकी है वो नटराजन को छीन रही है ना, और छीनने के कारण इसके मन में यही हो रहा है कि मैं उलटकर वार करूंगी। मैं क्या करूंगी? उलटकर वार करना। एक मैं उदाहरण देने जा रहा हूं, अभी आपको समझ में आया। बड़ा सही उदाहरण है इसमें कि अब मुकी की गर्दन पकड़ के उसे भींचने की इच्छा होती। मतलब नयनतारा की जो गर्दन पकड़ के उसे ऐसे करके धक्का देने की इच्छा होती। मन होता है कि उसकी कॉफी में जहर मिला दूं, मन होता है उसकी कॉफी में जहर मिला दूं और उसको पिला दूं, या उसके फ्लैट में आग लगा दूं, या सिल्क की तहों में जहां वो सोती है उसकी लपटों में वो घिर जाए जब आग लग जाए, और उसकी चीखें धुएं में चटकती हुई जो 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 लकड़ियां हैं उसमें खो जाए। मतलब एक ऐसा जो प्रतिशोध है कि उसको हर तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, आग लग जाए, सब कुछ हो जाए। फिर उसके बाद बीजी ने अपने जो माथे पर हाथ रख लिया और कहा कि इन विचारों को मैं रोक दूंगी। पर मुकी के लिए जो बैर भाव उसके मन में था, उससे उसका रोम रोम छिन गया। मतलब यहां यह है कि जो विजी है वो संघर्ष करना चाहती है। क्यों? क्योंकि नटराजन उसके हाथ से निकल रहा है। नटराजन उसके हाथ से निकल रहा है, इसलिए वो संघर्ष करना चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। एक बात तो ये आपको समझ में आएगी बिल्कुल, जो मछलियों में क्या है, मछलियों कहानी का सार, मूल बिंदु ये है कि
जो मत्स्य न्याय है। यहां कभी कभी अपने प्रेम को खींचने के लिए शक्ति भी प्रदर्शन करना पड़ता है, तो वही जो शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है विजी, वो संघर्ष करना चाहती है और उसी संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। एक बात ये। दूसरी बात इस कहानी में आपको यह दिखाई देगी, संबंधों की प्रतिस्पर्धा। संबंधों की प्रतिस्पर्धा, संबंधों की प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी कि संबंध कैसे हैं, संबंधों की प्रतिस्पर्धा, कि संबंध में किस तरह की प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, कैसी प्रतिस्पर्धा। जैसे अगर आप देखेंगे तो शहर के जो लोग हैं उनका अपना संबंध हम सब जानते हैं, किस तरीके का संबंध हो सकता है। प्रेम और विवाह और अलगाव, दो बातें, प्रेम, विवाह और अलगाव। प्रेम भी है, आपको शहरों में दिखाई देगा, फिर विवाह भी है, फिर अलगाव भी। ये तीनों चीज दिखती है। प्रेम क्या है? एक सहजता है, एक भावना है। और विवाह क्या है? प्रेम भावना है, और जो विवाह क्या है वो एक तरह की असंगति है। क्या है? असंगति है। और इसी असंगति के कारण ही आगे अलगाव भी होता है। क्या होता है? अलगाव। अगर विवाह को हम देखें तो वो क्या है? एक कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था है। क्या है विवाह? एक कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था है। आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रेम है वो कोई व्यवस्था नहीं है, वो हो भर जाता है। लेकिन विवाह एक कृत्रिम सिस्टम है जिसको समाज ने ये बनाया है कि व्यवस्थाएं कुछ अनैतिकता ना फैले। हाँ, कि कोई ऐसा ना हो जाए कि समाज भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई। ये कोई आध्यात्मिक व्यवस्था भी नहीं है कि कोई इससे जो धर्म का भी जुड़ाव नहीं है। एक ये कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है। शहरी मध्यम वर्ग जो है उसके प्रेम और विवाह में असंगति है। शहर का व्यक्ति जो है वो प्रेम और विवाह में अलग अलग है। प्रेम होता उसका किसी और से, लेकिन विवाह किसी और से होता है। बहुत कॉमन सा फीचर है। जहां प्रेम है वहां विवाह नहीं है, और जहां विवाह होना है वहां प्रेम नहीं है। देखिए कितनी शानदार बात। प्रेम तो विवाह नहीं, और विवाह तो प्रेम नहीं। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि दोनों चीज मिल जाए, लेकिन आमतौर पर ये आप जो देखेंगे, जो नटराजन है अगर आप देखें उसका विवाह किससे होने वाला है? वो विवाह करने वाला है नटराजन। नटराजन उसका विवाह होने वाला है मुकी से, नयनतारा। कौन है? नयनतारा। लेकिन ये विवाह हो रहा है, लेकिन यहां प्रेम नहीं है साहब, ध्यान समझिएगा, यहां प्रेम नहीं है। ठीक है। पर अगर हम नटराजन की भावनाओं को देखें तो उसकी भावनाएं किसके तरफ झुकी हुई हैं? वो एक स्टेटमेंट लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा उसमें क्या कहता है। अनेक बार चाहने पर भी मुंह से विजी को वह न जता सका कि उसके लिए वह कितनी प्रिय है। 6 वर्षों से इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, लेकिन विजी के मात्र
नैकट्य से उसके मन में जो प्रतिक्रियाएं होती थी वह नटराजन के लिए एक नया अनुभव था। मतलब जो जो प्रक्रियाएं वो दीपा को वो निश्चित के लिए होती थी, वैसी ही प्रक्रियाएं यहां पर नटराजन को जो विजय लक्ष्मी के लिए हो रही है, सेम वैसी। इसका मतलब भावनाएं किसके प्रति हैं? विजी के प्रति। लेकिन जो प्रेम किसके प्रति हो रहा, जो विवाह किससे हो रहा है, वो हो रहा है वो नयनतारा के प्रति। ये दिखाया जा रहा है। ठीक है। कहानी में एक बात यह भी दिखाई गई है कि शहर का जो प्रेम है वो कैसे यांत्रिक प्रेम है, उसमें एक यंत्र के समान भावना है। मतलब शहर के प्रेम में यांत्रिकता है, शहर के प्रेम में यांत्रिकता दिखाई देती है। शहर के प्रेम में हमें यांत्रिकता दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जड़ है, सब मशीनों की तरह से चल रहा है। और सारे संबंध उपयोगितावादी आधार पर है। कैसे हैं सारे संबंध? उपयोगितावादी, उपयोगितावादी आधार पर संबंध है, आधार पर संबंध। ये सीधे हम लोग जो है वो संवेदना पे ही बात कर रहे हैं, ये सीधे संवेदना पे ही बात कर रहे हैं। उपयोगितावादी आधार पर संबंध है। जैसे अगर आप देखें तो वीजी और जो नटराजन है वो वास्तविक प्रेम की बात करते हैं, है ना। यहां पर अगर आप देखें तो वीजी और नटराजन भावनात्मक प्रेम संबंध की बात करते हैं। भावनात्मक प्रेम संबंध, भावनात्मक प्रेम संबंध विजय और नटराजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मुकी है, जो नयनतारा और एक और कैरेक्टर है मनीष, मुकी और मनीष, इनकी दृष्टि कैसी है जो प्रेम को लेकर? तो इनका प्रेम कैसा है? लाभ हानि की गणनाओं वाला है। किससे कितना लाभ होगा, किससे कितनी हानि, उसके आधार पर प्रेम है। लाभ हानि की गणनाओं से जुड़ा हुआ है। लाभ हानि की गणनाओं से जुड़ा हुआ है मनीष और मुकी का प्रेम। इसके अलावा इस कहानी में भी दिखाया गया है कि व्यक्ति के परिवार से अलग होने की क्या समस्या है। कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से, व्यक्ति के परिवार से अलग होने की समस्या, कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से अलग है तो उसके जीवन में किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, और वो समस्याएं कौन से रूप हमें दिखाती हैं। कि अगर कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर किसी बड़े महानगर में पहुंचता है तो कैसे वो अपनी जड़ से कट जाता है। कोई छोटे शहर का व्यक्ति जब बड़े शहर में पहुंचता है, बड़े शहर में आता है, तो कैसे
वो अपनी जड़ों से कट जाता है। कैसे वो जड़ों से कट जाता है, इस बात को दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वो कई ऐसे स्वतंत्र निर्णय लेता है जिन निर्णयों के कारण वो अलग होता चला जाता है। और ये अपने जड़ों से कटना उन्हें बार बार उनके असुरक्षा और अजनबीपन उनके मन में भीतर, मतलब अगर आप देखें कि ये जो स्वतंत्र निर्णय है, जो अपने परिवार से अलग होने की समस्या है, वो उन्हें अजनबीपन और असुरक्षा दोनों ही भावनाओं को उभार देता है। कि जब हमारे, ऐसे सोचो कि आप किसी जो गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप अपनी रूट से कट गए, आप शहर में आए और उसके बाद आप अपने जो गांव में आना जाना आपका बिल्कुल बंद हो गया। धीरे धीरे आपके मन में ये भावना आएगी कि अब तो हम अपने रूट से कट गए, जो जड़ों से कट गए, हमारा कोई मतलब नहीं है। और जब हम अपने रूट से कट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो हमें यह अनुभूति बार बार होती है कि हमें कोई नहीं जानता, हम कहीं के नहीं हैं, शहर में भी कोई अपना नहीं है, और जो हमारा जहां पर वो जन्म हुआ है उस जगह भी कोई अपना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा हमेशा उभरती रहती है सामने। शहर में आए तो शहर के लोग तो अपने हुए नहीं, और जो गांव के लोग हैं वो भी छूट गए, तो उनसे भी अपने संबंध उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा ही अगर आप देखेंगे कि यहां जो वीजी के जीवन में यही चीज है, जो वीजी है, जो विजय लक्ष्मी है, उसके जीवन में यही है। विजय लक्ष्मी को अगर आप देखें तो वो पटना से निकली है, पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। इसके पिता की दूसरी शादी हुई थी, इसकी जो दूसरी माता थी वो हमेशा कुछ ना कुछ इसको बोलती रहती थी। फिर इसके जो पिता वो चुप रहते थे, हमेशा वो कुछ नहीं बोलते थे अपनी दूसरी पत्नी को। फिर जो छोटी बहन वो रेडियो के साथ हमेशा अपना जो फिल्मी गीत सुनती रहती थी। और क्या कभी किसी को भी परिवार में वो विजय लक्ष्मी की याद आती होगी? ये हमेशा सोचती है कि मैं वहां से जब मैं निकली पटना से, तो मैं क्यों निकली? क्योंकि मेरे जो पिता थे उन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी किया, और जो मेरी माँ जो दूसरी आई उसने हमेशा मुझको ताने मारे। मैं पढ़ने में अच्छी थी तो मैं बाहर निकल गई। मेरी जो छोटी बहन थी वो हमेशा रेडियो सुनती थी, फिल्मी गाने सुनती थी। क्या आज भी कोई मुझे याद करता होगा? और विजी यह सोचती है कि औरों की तरह क्या सहज सरल जीवन क्यों नहीं हुआ उसका, जैसे लोग जीते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं, वो ऐसा जीवन क्यों नहीं जी पा रही? कब अनजाने में कुछ ऐसा घट गया जिससे वो औरों से अलग छिटक गई? क्या ऐसा मैंने किया कि मैं औरों से अलग हो गई, अपनों से अलग हो गई? अपनों से अलग होने की जो पीड़ा है उसी को ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का परिवार से अलग होने का जो दर्द है, जो समस्या है। कितने भी बड़े आप आदमी हो जाए, अगर आपके पास संबंध ही नहीं बचे तो आप किसको दिखाएंगे? कौन देखने वाला है? 1000 IAS हो रहे हैं, किसी के पास समय नहीं। एक दो बार आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके बाद क्या ऐसा है भैया आप ना समझिए। किसी के पास 1 मिनट समय नहीं आपको देने के लिए। सारे संबंध उपयोगितावादी हैं, ठीक है, आप IAS हैं, आप बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके संबंध होने चाहिए। अपनों के लिए तो व्यक्ति जीता है, और किसके लिए जी रहा है? अमर तो आप होके आए नहीं कि अमर हैं, कि जो सागर मंथन से जो अमृत निकला था वो तो आपने पिया नहीं है, वो तो देवता पिए थे।
अगर वो पिए रहते तो आप ये सोचते एक बार आईएएस हो जाएंगे, फिर कभी हमको मरना तो है नहीं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि अब कौन हमारे सामने, ये समस्या है। तो ये है कहानी मछलियां। बोलो समझ में आई? कोई समस्या मछलियों कहानी में? अब आ जाइए शिल्प पक्ष। कथानक क्या है? शिल्प पक्ष में कथानक, इसमें आपको कोई निश्चित संरचना नहीं मिलेगी कहानी की, जो आमतौर पे जो नई कहानी का है मामला, कोई निश्चित संरचना नहीं, निश्चित संरचना नहीं है। निश्चित संरचना नहीं है। लेकिन कथानक उतना टूटा हुआ नहीं है जितना खोई हुई दिशाएं हैं। खोई हुई दिशाएं या एक और कहानी आपने देखा था कि यही सच है, इतनी नहीं टूटी है। इन दोनों कहानियों से कम कथानक टूटा है। इन दोनों कहानियों से कम कथानक टूटा है। यहां पर बहुत ज्यादा कथानक टूटा है। यहां जो मछलियां कहानी है उनका कथानक इन दोनों कहानियों से कम टूटा है। ठीक है। इसके अलावा घटनाएं कम हैं, स्थितियां अधिक हैं। घटनाएं कम, ऐसा होता है कि घटनाएं कम हैं, घटनाएं कम, स्थितियां ज्यादा, स्थितियां हैं, स्थितियां ज्यादा हैं, उन्हीं का विश्लेषण है, उन्हीं का विश्लेषण है, उन्हीं का विश्लेषण दिखाई देगा। घटनाएं कम, स्थितियां ज्यादा, उन्हीं का विश्लेषण है, विश्लेषण हमें दिखेगा। कोई भी निश्चित शुरुआत और निश्चित अंत नहीं। कोई भी निश्चित शुरुआत और अंत नहीं। कोई भी निश्चित शुरुआत नहीं है और अंत नहीं है। फ्लैशबैक पद्धति, फ्लैशबैक, पूर्व दीप्ति पद्धति, पद्धति का प्रयोग, फ्लैश बैक। एक फिल्म है इस पे, वीर जारा। इसमें आप देखेंगे कि शाहरुख खान जो पकड़ लिए जाते हैं, फिर उनको जाके काजोल कहानी सुनाती हैं, तो एक ही पायल उनके पास रहती है, उसी को देखते हैं तो उनका दिमाग उड़ जाता है, फिर वो पीछे कहानी चलने लगती है। ये फ्लैशबैक पद्धति है। ठीक है। इसके अलावा ये हो गया कथानक। ये सारी स्थितियां हमने बताई हैं कथानक में। अब आ जाओ चरित्र। चरित्र कैसे हैं इसमें? इसमें चरित्र को देखोगे तो यहां पर भी जो नई कहानी के जैसे चरित्र होते हैं वैसे ही चरित्र हैं। नई कहानियों के समान चरित्र हैं। नई कहानियों के समान चरित्र हैं। महासागरीय महानगरीय मध्यम वर्ग
महानगरीय, महानगरीय मध्यम वर्ग के चरित्र है, वर्ग के चरित्र है, महानगरीय मध्यम वर्ग के चरित्र है। महानगरीय मध्यम वर्ग के चरित्र दिखाई देते हैं। लेखक ने जो चरित्रों को विकसित होने का पर्याप्त अवसर दिया है, अपना हस्तक्षेप नहीं किया है। चरित्रों को विकसित होने का अवसर हस्तक्षेप नहीं। अगर आपको याद होगा तो प्रेमचंद यही कहते हैं कि मैं अपने चरित्रों को वैसे ही रखता हूं जैसे एक पिता अपने बच्चों को ये नहीं जानता कि वो बड़े होकर किस प्रकार के होंगे, वैसे ही मैं अपने चरित्रों को देखता हूं कि वो आगे चलकर क्या करेंगे। तो यहाँ भी लेखिका ने जो चरित्र हैं उनको अपने अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दिया है। हस्तक्षेप करने से वो जो बची हैं कि हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं करना। हस्तक्षेप करने पर क्या होता है कि वो चरित्र कठपुतली बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पैदा कर पाते। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कि अंतर्द्वंद है चरित्रों में। और क्या दिखाई देगा? चरित्रों में अंतर्द्वंद। चरित्रों में अंतर्द्वंद दिखाई देगा। चरित्रों में अंतर्द्वंद दिखाई देता है। और ये सबसे ज्यादा अंतर्द्वंद अगर आप देखेंगे तो विजी के चरित्र में दिखता है, जो अंतर्द्वंद से आगे बढ़कर संघर्ष करने का ठानती है, संघर्ष करने का मन बनाती है। संघर्ष करने का मन बनाती है। इसीलिए वो कहती है कि सहिष्णुता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा कोई लेके सब कुछ जा रहा है और हम देखते नहीं, ये सब नहीं होगा। उसके घर में आग लग जाए तो ज्यादा सही है, नहीं जहर पिला दो। वो लिबरल उसका रुख नहीं है। वो कहती है कि जब बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही तो छोटी मछली उसको जवाब देना ही चाहिए। मरना है तो क्यों नहीं हम अपने आप को संघर्ष करके मारे, बिना लड़े मरना, ये कौन सी बहादुरी है? इस बात को यहां पर वो दिखाती है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो मुखी है, कौन है मुखी? वो नयनतारा। वो भी उतनी ज्यादा आपको खराब नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसका अपना पक्ष है, वो अपना हानि लाभ देखकर आगे बढ़ना चाहती है। और एक खास बात यह है कि हर जो चरित्र है इस कहानी में, इसमें सबसे प्रभावशाली चरित्र कौन कौन रहेंगे? एक तो विजी और दूसरा नटराजन। तो यहां पर यह चीज दिखाई देगी। जो भाषा शैली को अगर आप देखें तो यहां पर शिक्षित मध्यम वर्ग की जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। भाषा शैली शिक्षित मध्यम वर्ग। शिक्षित मध्यम वर्ग का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो दो तरह की भाषा बोलेगा। एक अंग्रेजी का यूज करेगा, और अंग्रेजी की भाषा, और तत्सम भाषा का प्रयोग होगा। अंग्रेजी, जो शहर का आदमी या तो इंग्लिश बोलेगा या तो ऐसी हिंदी बोलेगा जो अच्छी होगी। अच्छी हिंदी का मतलब क्या है? जो संस्कृत से निकली हुई तत्सम हिंदी। ठीक है। जैसे अगर आप देखें, ओ विजी यू आर सो स्वीट,
लोग ऐसे ही बोलते हैं ना शहर में, अंग्रेजी तो बोलना पड़ता है। रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, केवल हिंदी बोल रहे हैं, लोग आपको देखने लग जाएंगे। अगर 5 स्टार में चलेगा, केवल हिंदी में बात करें, बहुत बड़ा लगता है कभी स्कूल नहीं गया है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया। वहां का वेटर इंग्लिश में बात कर रहा है साहब, वो गया, उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, आपको समझ नहीं आएगा। उसने दिया, ये कहा कि लीजिए सर, प्लीज गिव मी ऑर्डर। फिर उसके बाद वो अपना जो पूरा वो डिश बताएगा, ये है वो है, कैपेचिनो, मजेटो। अब आप कभी जीवन नाम ही नहीं सुने, आप कह रहे हैं यार क्या खाएं, ये तो कुछ पता ही नहीं। अब आपने कहा कि मजेटो लाओ, अब वो है तो जो पीने वाला, अब आपको पता ही नहीं, तो आपने उसको पी लिया, आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे। कितने का? 820। बड़े जगह की है समस्या। हम गए ना ऐसा, वो लाख दे दिया। हम कहे यार इसमें तो हमारे साथ में गया था, वो भी ISLide है, तो उसी ने कहा था वहीं चलते हैं। चलो, कहा कि पहले मजेटो पी लो। हम कही है क्या मजेटो, किस चिड़िया का नाम है? कहे इसमें कुछ नहीं है, वो हल्का सा नींबू और जो पुदीना उदीना डाल के बढ़िया दे। हम कि कितने का आता है? कहे 800 का। यार ये होटल पैसा ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाषा जो भी शहरी मध्यम वर्ग का व्यक्ति होगा या हायर क्लास में जाएंगे, वहां तो केवल इंग्लिश चलेगी। इंग्लिश बोल के ही व्यक्ति आपको जो है कुछ समझेगा नहीं। भाषा केवल इंटरेक्शन का एक रूप होता है, लेकिन अभी भाषा क्या अभिजात वर्ग की भाषा है, इलिटनेस की भाषा है। तो इंग्लिश भी आप लोग को आनी चाहिए, उतनी आनी चाहिए कि जितना आप अपना काम चला सकें। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओ विजी, यू आर सो स्वीट, अच्छा, कॉफी, नो, यस। या ऐसी हिंदी बोलेंगे जो और किसी को समझ नहीं आएगी। उस क्षणांश जैसे ही पहले वाली प्रफुल्लता विजी इस क्लांत में मुख में झांक गई। कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला। जनता सामान्य हिंदी बोलती है और सामान्य समझती है, लेकिन जो ऊपर वाले लोग होते हैं या तो अंग्रेजी बोलेंगे या तो ऐसी हिंदी बोलेंगे, या अपने समझेंगे या और कोई नहीं समझेगा। तो वो हिंदी होती है संस्कृत निष्ठ या जो तत्सम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रतीक योजना का भी प्रयोग है, जो प्रतीक भाषा, प्रतीकों का प्रयोग, यहां पर आपको प्रतीकों का प्रयोग दिखाई देगा। क्या? छोटी मछली और जो बड़ी मछली, छोटी मछली हमेशा बड़ी मछली को खाएगी। ये क्या है? ये प्रतीक है। छोटी मछली और बड़ी मछली। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो बड़ी मछलियां हैं वो अक्सर छोटे लोगों को खा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसी जगह फेंकवा देंगे कि आपको 1 मिनट भी पता नहीं लगेगा कि आप कहां गए। ये जो बड़ी मछलियां होती हैं वो इसी तरीके का काम करती हैं। कुछ मछलियां होती हैं शार्क, जो जहाज को भी पलट देती हैं। तो ऐसी मछलियां बड़ी खतरनाक होती हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो क्या है? वो भी शार्क ही हैं। छोटे व्यापारी थोड़ा सा भी ऐसा कोई जो पॉलिसी ला दे जिससे उनके बिजनेस को बहुत अच्छे स्तर पे जो नुकसान होने लगे, फिर देखिए वो कहां गायब हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। शक्ति का भी नियम है ना, जिएगा वही जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होगी। संघर्ष जिसके अंदर नहीं करने की क्षमता होगी वो नहीं जी सकता, जी ही नहीं पाएगा वो। ये चीज आपको यहां दिखाई देगी। ठीक है, उपमाओं का प्रयोग। इसके अलावा आप देखें उपमाओं का भी प्रयोग किया गया है इस कहानी में। उपमाओं का प्रयोग, उपमाओं का प्रयोग जैसे नटराजन को जो वीजी की हंसी थी वो उजली हुई धूप सी उसको नजर आई। नटराजन को वीजी की हंसी
उजली हुई धूप, उजली हुई धूप की तरह से नजर आई। मतलब जो विजी हंस रही हैं तो उससे ऐसे लग रहा है धूप निकल आई। ये क्या है? उपमा का प्रयोग। ठीक है, बोलो। ये हो गया आपकी कहानी मछलियां। तो हमने ये आपको समझा दिया मछलियां। आज के लिए यहीं रुक जाएं, फिर हम आप लोग कल एक कहानी पढ़ के आना, टूटना। टूटना कहानी पढ़ के आना, राजेंद्र यादव की कहानी है टूटना। और फिर हम थोड़ी थोड़ी और कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन पे हम थोड़ी बहुत चर्चा आपके सामने कर देंगे। ठीक है, 1 से 2 क्लास लगे पूरा खत्म। ये महत्वपूर्ण कहानियां थी जितनी, उस पे हम लोग जो डिस्कस कर लेंगे, और कुछ कहानियों का केवल आपको मूल कथानक बता देंगे कि है क्या क्या, किसमें कौन कौन सी कहानी है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तो हम लोग टूटना पे चर्चा करेंगे। फिर एक कहानी पढ़ेंगे चीफ की दावत, उसमें उनकी मम्मी को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। मम्मी जो प्रेजेंटेबल नहीं होती हैं तो मम्मी को अपने प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो चीफ रहते हैं उनको अचानक ये पता चलता है इनकी मम्मी दिख रही हैं, तो मम्मी को उस जगह से वो लेकर आते हैं। तो फिर वो चीफ को एक अच्छा सा वो गीत सुनाती हैं, तो चीफ बहुत खुश होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, केवल आपको मूल जो कथानक मैं वो बता दूंगा और आप उन कहानियों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है।